नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार टीसीएस पाठशाला में। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके सामने 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो एसएससी, जीडी और यूपी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको इतने प्रश्न उपलब्ध करवा दिए जाए एग्जाम के पहले, जहां से ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत होगा। तो ध्यान देना, यहाँ पर 1942 में कौन आता है, तो हम लोग जानते हैं कि 1942 में आता है क्रिप्स मिशन। बेबल योजना कब आता है, तो हम लोग कहेंगे 1945 में आता है। कैबिनेट मिशन कब आता है, तो हम लोग कहेंगे 1946 में ये आता है। और लॉर्ड माउंटबेटन योजना कब आता है, तो ये आता है 1947 में। इसका मतलब ये है कि किस योजना के अंतर्गत, तो हम लोग कहेंगे इसका उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा किया गया। तो ध्यान देना, 1895 में सबसे पहले संविधान सभा की मांग जो की जाती है वह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया जाता है। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन सही हो जाएगा डी। लेकिन अगर यह कहा जाए कि औपचारिक मांग कब की जाती है, तो ध्यान देना, औपचारिक मांग जो की जाती है वह 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, तो हम लोग कहेंगे एम.एन. रॉय के द्वारा की जाती है। अगर ये कभी पूछ ले गांधी जी ने कब संविधान सभा की मांग की थी, तो ध्यान देना 1922 में गांधी जी ने संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। कहने का मतलब है कि जो भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था वह किस योजना के आधार पर गठित की गई थी, तो हम लोग जानते हैं कि वह की गई थी कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। यह कब आता है, 1946 में आता है। और जब 1946 में आता है तो इसी के आधार पर हम लोग जानते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और इसके जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं वह सच्चिदानंद सिन्हा बनाए जाते हैं। दूसरी बैठक कब होती है, तो हम लोग जानते हैं 11 दिसंबर 1946 को होती है और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं, तो वो बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसी के 2 दिन बाद 13 दिसंबर को क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुई, अधिवेशन में रखी गई। तो हम लोग जानते हैं यह हुआ था फैजपुर अधिवेशन में। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। हम लोग, इसका मतलब ये है कि संविधान सभा का गठन किसके योजना के आधार पर, तो हम लोग कहेंगे कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। कितने सदस्य निर्धारित किए गए थे, तो इसका तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। लेकिन ध्यान देना, 389 सदस्य तो थे, 389 सदस्य तो थे। लेकिन अगर कभी पूछ ले पाकिस्तान के विभाजन के बाद इसमें कुल कितने सदस्य बचे थे, तो हम लोग कहेंगे 299 सदस्य बचे थे। कितने सदस्य बचे थे, 299 सदस्य बचे थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। तो कहने का मतलब यह कि कैबिनेट मिशन के आधार पर 389 सदस्य तो थे, उसी में से यह था कि 292 सदस्य जो आएंगे वह ब्रिटिश प्रांत से आएंगे, क्योंकि उसमें 3 प्रकार के प्रांत हुआ करते हैं, एक ब्रिटिश प्रांत, एक देशी रियासतें, एक चीफ कमिश्नरी हुआ करती थी जैसे केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान समय में। इसका मतलब 292 तो ब्रिटिश प्रांत से और 93 देशी रियासतों से आए थे। अब मुख्य चीफ कमिश्नरियों से कितने, 4। इसका मतलब इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई। पुनर्गठन के पश्चात मतलब जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया था तब कितने सदस्यों की संख्या रह गई थी। अभी मैंने आपको बताया था कितनी, 299। बाकी पहले कितनी थी, तो हम लोग कहेंगे 389 थी। कितनी थी, 389 थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांतों की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? कहने का मतलब ये है कि 389 सदस्य तो थे, लेकिन इसमें एक सदस्य कुल कितने जनसंख्या के आधार पे आया था? तो हम लोग कहेंगे ये आया था 10 लाख के आधार पर। किसके आधार पर? 10 लाख के आधार पर। कहने का मतलब एक व्यक्ति जो जाएगा वह 10 लाख जनसंख्या के आधार पर जाएगा। तो इसमें विकल्प कौन सा हो जाएगा? हम लोग कहेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? ध्यान से समझना। ये अगला प्रश्न ये है, भारतीय संविधान सभा को किसने बनाया? ध्यान देना, भारतीय संविधान को किसने बनाया, ये प्रश्न है। ऑप्शन ये है संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने, गवर्नर जनरल ने। तो हम लोग जानते हैं कि एक संविधान सभा का गठन हुआ था, एक संविधान सभा का गठन हुआ था। इसका मतलब यह कि भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो हम लोग कहेंगे ये बनाया गया था संविधान सभा, किसके द्वारा? तो हम लोग कहेंगे संविधान सभा ने बनाया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? कहां पर हुआ था? हम लोग जानते हैं दिल्ली में हुआ था। कहां पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? अभी बताया, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अब ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में कुल कितनी महिलाएं शामिल थी? कुल कितनी महिलाएं शामिल थी? तब ध्यान देना 9 दिसंबर को 9 महिलाएं शामिल थी। लेकिन अगर कभी पूछ ले संविधान सभा में कुल कितनी महिला थी, कुल कितनी महिला थी, तब हो जाएगा 15। अगर ये कह दे कि कुल कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किया था, अगर हस्ताक्षर, तब हो जाएगा 8। कहने का मतलब यदि प्रथम बैठक, तब उत्तर हो जाएगा 9। कुल कितनी महिला, तब हो जाएगा 15। और कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर, तब कहेंगे 8। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? वही प्रश्न। कहने का मतलब संविधान सभा की जब प्रथम बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अभी बताया था सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने थे ना, बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं, 12वां प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था कब? अभी बताया था 9 दिसंबर 1946 को। ये सारे के सारे आए हुए प्रश्न है, एक ही प्रश्न को किसी भी तरह से घुमा सकता है, ठीक है ना? तो चाहे सत्र कहे या पहला बैठक कहे, उत्तर क्या होगा? वही होगा। चलिए अगला देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? कमेंट बॉक्स में तुरंत बताओ, तुरंत बताओ, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आप कहोगे सर जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कब बने? 11 दिसंबर 1946 को। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 15वां प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बहुत ही आसान प्रश्न और ना जाने कितनी बार पूछा गया है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार हम लोग जानते हैं कौन थे? वी.एन. राव थे। कौन थे? वी.एन. राव थे। इन्हीं को क्या कहा जाता है? बेनेगल नरसिंह राव। वी.एन. राव का मतलब बेनेगल नरसिंह राव। ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्ताव किसने रखा था? तो हम लोग जानते हैं कि प्रस्तावना किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। उत्तर ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। फिर अगला कौन सा प्रश्न है? ध्यान से समझना। संविधान सभा की प्रारूप समिति के नियुक्ति कब हुई? 29 अगस्त 1947 को। कौन सा है? ये गलत हो गया है, ये होगा 29 अगस्त 1947 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कमेंट बॉक्स में तुरंत बताओ कौन थे? आप कहोगे सर जी थे बी.आर. अम्बेडकर। कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर। और प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? आप कहोगे सर जी कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य? 7 सदस्य थे। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो हम लोग जानते हैं ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखना, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी
तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप कहोगे सर जी ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया? कहने का मतलब है कि भारतीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? भारतीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? तो ध्यान देना, यह किया गया था 22 जुलाई 1947 को। अगर कभी ये पूछ ले राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया, राष्ट्रगान को, तो यह किया गया 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। अगर ये कहा जाए राष्ट्रीय गीत को कब स्वीकार किया गया था, राष्ट्रीय गीत को, ये भी हो जाएगा 24 जनवरी 1950। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? ध्यान से समझना, यहां पर कहा गया है किस दिन से पारित किया गया था। चाहे कब पारित किया गया था, चाहे अधिनियमित पूछे, चाहे आत्मार्पित पूछे, तब उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। अगर कभी ये पूछ ले कब लागू किया गया था, तब हो जाएगा 26 जनवरी 1950। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? कहने का मतलब यह है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? हम लोग जानते हैं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान के पिता किसको कहा जाता है? हम लोग जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। अगला प्रश्न, संविधान सभा में किस देशी रियासत ने प्रतिनिधि में भाग नहीं लिया था? कहने का मतलब किस देशी रियासत के सदस्य ने भाग नहीं लिया था? हम लोग जानते हैं हैदराबाद। इसको कैसे मिलाया गया था? ऑपरेशन पोलो के माध्यम से मिलाया गया था। ऑपरेशन पोलो के माध्यम से मिलाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अब ध्यान से समझना। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? बहुत ही विवादित प्रश्न, कई बार पूछा गया है। क्यों? क्योंकि पहले इनकी नियुक्ति की जाती है मुंबई से, लेकिन बाद में कहां से चुने जाते हैं? पश्चिम बंगाल से। इसका उत्तर याद रखना, कौन होगा? पश्चिम बंगाल। कौन? पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न आया है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, एक पूंजीवादी, एक समाजवादी, एक मिश्रित। पूंजीवादी का मतलब यह है कि जहां पर सिर्फ व्यक्तिगत अधिकार हो, केवल और केवल लाभ देखा जाए। समाजवादी का मतलब जिस पर सरकार का पूरा अधिकार हो। और मिश्रित का मतलब है कि निजी और सरकार दोनों। तो भारत की अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसी अर्थव्यवस्था? भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित। अगला प्रश्न देखते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? अभी बताया ना, जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व हो। किसका हो? दोनों का सह अस्तित्व हो। इसका मतलब ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, भाई बंद का मतलब ये एक देश है, ना तो कोई बाहर जाएगा ना तो कोई अंदर आएगा, मतलब पूरा बंद ही रहेगा। कौन सा विकल्प है? ना तो निर्यात ना ही आयात, ना तो बाहर ना तो कोई अंदर। इसका मतलब बंद अर्थव्यवस्था। इसका मतलब ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? ध्यान देना, प्रच्छन्न बेरोजगारी बहुत बार पूछा गया है। प्रच्छन्न बेरोजगारी को ही कहा जाता है अदृश्य बेरोजगारी, या इसी को कहा जाता है छिपा हुआ बेरोजगारी। कहने का मतलब ये बताओ, एक खेत है, इसी को 10 लोग भी कर सकते हैं, लेकिन इसी में 10 लोग और लगे हुए हैं। टोटल कितने? 20। इसका मतलब ये है कि ये जो 10 लोग हैं तो फालतू है ना। इसका मतलब ये छिपी हुई बेरोजगारी है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। चलिए कहां पर हम लोग देखते हैं, पूरे वर्ष घर प्रत्येक दिन काम ना, पूरे वर्ष घर प्रत्येक दिन काम ना मिलना, विशाल श्रमिक शक्ति को नियोजित करने के लिए पूंजीवादी संरचना का पर्याप्त होना, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। वही है ना भाई, 10 लोगों का काम है, 20 लोग हैं, तो कौन सा ऑप्शन? डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 29वां प्रश्न,
29वां प्रश्न क्या है, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। शहरी क्षेत्रों में लोग तो शिक्षित होते हैं लेकिन फिर भी बेरोजगार होते हैं। कैसी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी। कैसी बेरोजगारी, आप कहोगे सर जी शिक्षित बेरोजगारी। सही है कि नहीं सही है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। आसान सा प्रश्न, किसे कहा जाता है। आप कहोगे सर जी हिकेटियस को कहा जाता है, लेकिन इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। हेरोडोटस को कहा जाता है। एक और भी आया है इरेटोस्थनीज। भाई ध्यान देना, अगर ये भी विकल्प में है, ये भी विकल्प में है, हम लोग प्रथम वरीयता इसको देंगे। फिर इसको क्या कहा जाता है, हम लोग कहेंगे इसे कहा जाता है व्यवस्थित भूगोल का पिता। क्या कहेंगे, इसे कहा जाता है व्यवस्थित भूगोल का पिता कहा जाता है। क्यों, क्योंकि भौगोलिक तथ्यों को क्रमबद्ध तो हिकेटियस किया था, लेकिन भूगोल को व्यवस्थित करने का कार्य इरेटोस्थनीज ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भूगोल के लिए जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था। आसान सा प्रश्न, किसने किया था, जल्दी से बताओ। इरेटोस्थनीज ने किया था, और इन्होंने ही भूगोल को एक नए विषय के रूप में भी सृजित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सौर प्रणाली की खोज किसने की। सौर प्रणाली की खोज किसने की, हम लोग कहेंगे कापरनिकस ने किया। किसने किया, कापरनिकस ने। अगर पूछ ले हमारी आकाश गंगा को सबसे पहले किसने देखा, तब हो जाएगा गैलीलियो। कौन, गैलीलियो। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया। कहने का मतलब हम लोग जानते हैं कि हमारी जो ग्रह है वह दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। किसने किया, हम लोग जानते हैं केपलर ने किया। किसने किया, केपलर ने किया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है। कई बार पूछा गया है, उत्तर हो जाएगा निहारिका। तो फिर निहारिका क्या होती है, निहारिका विभिन्न प्रकार के गैसों का एक मिश्रण होता है। क्या होता है, विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण होता है। निहारिका से ही आगे चल के क्या बनता है, हम लोग कहेंगे सौर मंडल बनता है। क्या कहेंगे, सौर मंडल बनता है। लेकिन ये जो है निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, तारा मंडल क्या है। कहने का मतलब जो बहुत सारे व्यवस्थित तारों का समूह होता है, तारों का समूह होता है, उसी को क्या कहा जाता है, तारा मंडल कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, ऐसे तारों की आकाश में एक ऐसे विशेष आकृति जो पृथ्वी के समदूरस्थ नहीं हो सकते, उसी को क्या कहा जाता है, तारा मंडल कहा जाता है। कहने का मतलब तारों की विशेष आकृति, बस इसी को पकड़ो बस। ऑप्शन बी सही। चलिए हम लोग देखते हैं, अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल हैं। पहले माना जाता था 89, लेकिन अब माना जाने लगा है 88। कितने तारा मंडल हैं, 88 तारा मंडल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है। पार्थिव ग्रह का मतलब हम लोग जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, 8। कितने ग्रह हैं, 8। सबसे पहले तो बुध, फिर कौन, शुक्र, फिर कौन, पृथ्वी। बुध शुक्र पृथ्वी, एक मिनट, बुध शुक्र पृथ्वी, उसके बाद हम लोग कहेंगे मंगल, उसके बाद यहाँ पर कौन, तो हम लोग कहेंगे बृहस्पति, उसके बाद हम लोग कहेंगे शनि, उसके बाद तो हम लोग कहेंगे अरुण, उसके बाद तो हम लोग कहेंगे वरुण। तो ध्यान देना, ये जो 4 ग्रह है ना, ये जो 4 ग्रह हैं इन्हें कहा जाता है पार्थिव ग्रह, और ये जो 4 ग्रह हैं ना इन्हें कहा जाता है जोबियन ग्रह। इन्हें क्या कहा जाता है, जोबियन ग्रह। इनका निर्माण चट्टानों से हुआ है, इनका निर्माण गैसों से हुआ है। क्या पूछा गया है, पार्थिव ग्रह नहीं है। तो बुध है, हम लोग कहेंगे बुध है, शुक्र है, कहेंगे शुक्र है, मंगल है, मंगल है, शनि होगा, शनि इसमें है। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, हम लोग कहेंगे इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये पार्थिव ग्रह नहीं है। आगे चलते हैं, फिर है बृहस्पति सदृश ग्रहों में से सम्मिलित, बृहस्पति सदृश ग्रह में सम्मिलित नहीं है, क्यों, कौन सा है ये बताओ। मंगल है, अभी बताया था, मंगल शामिल होगा, नहीं शामिल होगा। तो उत्तर ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसे कहा जाता है। विस्फोटी कहें या ये कहें अभिनव तारा किसे कहा जाता है। अभिनव तारा, अभिनव तारा कहां पर विकल्प है, ये जो अभिनव तारा होता है ना वह विस्फोट करता है। क्या करता है, विस्फोट करता है। तो ये क्या होता है, विस्फोटित तारा होता है। आगे देखते हैं,
सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। ये जो सूर्य है ना, इसके ऊपर वाले भाग को क्या कहा जाता है? हम लोग कहेंगे वर्णमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्णमंडल कहा जाता है। लेकिन इसके सतह वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो हम लोग कहेंगे इसे क्या कहा जाता है? तो हम लोग कहेंगे ये क्या है? तो हम लोग कहेंगे ये जो सतह वाला भाग है इसे कहा जाता है प्रकाश मंडल। इसे क्या कहा जाता है? हम लोग कहेंगे इसे कहा जाता है प्रकाश मंडल। इसका तापमान कितना होता है? हम लोग कहेंगे 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है, क्योंकि भाई सूर्य हमारा सदैव पूर्व में निकलता हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। जब ऐसे घूमती है तो यहाँ पर निकलता हुआ दिखाई देता है। तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर है, एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? कहने का मतलब ये है, ये मान लेते हैं कि ये है सूर्य। ये क्या है? सूर्य। और जब कोई ग्रह अधिकतम दूरी पर होगा और एक जब न्यूनतम दूरी पर होगा, मान लेते हैं कि ये क्या है? पृथ्वी है। दूर होगा, दूर का मतलब अप, तो यहां होगा अपसौर। नजदीक होगा तो इसे क्या कहा जाएगा? उपसौर। उप का मतलब नजदीक। इसी प्रकार यदि ये है पृथ्वी और ये है चंद्रमा और यहाँ पर एक होगा नजदीक, तो जब दूर होगा तो इसे कहा जाएगा अपभू और नजदीक होगा तो कहा जाएगा उपभू। क्या कहा जाएगा? उपभू कहा जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, अब पूछा गया है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? मैं हमेशा बताता हूं कई तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। ब्रह्मांड में कितना पाया जाता है? वायुमंडल में कितना पाया जाता है? पृथ्वी के सतह पर कितना पाया जाता है? सूर्य के रासायनिक संरचना में कितना पाया जाता है? सबका उत्तर याद रखना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर जी ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये क्या है? सर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? कहने का मतलब ये है कि ये है सूर्य पृष्ठ पर। ये क्या है? सूर्य पृष्ठ पर कितना तापमान होता है? अभी बताया था लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉरी, ये नहीं होगा, ये है 6000 ना, ये है 6000। कहां पर लिखा हुआ है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड? ये लिखा हुआ है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। विकल्प देखकर मानना, नहीं तो पता लगे कि 600 को 6000 समझ लो। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला, जो सबसे नजदीक होगा सबसे कम समय, गति ज्यादा, और जो सबसे दूर होगा गति कम, ज्यादा समय। इसका मतलब नजदीक कौन? हम लोग जानते हैं कि सूर्य के निकटतम है बुध। कौन है? हम लोग कहेंगे है बुध। चलिए ये हो गया। और सबसे दूर कौन? ये है शनि। इसका मतलब ये कम, तो उसका उत्तर हो जाएगा बुध। अगला प्रश्न देखते हैं। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी के जितना बराबर है? हम लोग जानते हैं ये है शुक्र। इसीलिए शुक्र को क्या कहा जाता है? हम लोग कहेंगे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हम लोग कहेंगे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? इसी को चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? यूरोप वाले इसी की पूजा करते हैं। क्या कहा जाता है? यूरोप वाले क्या करते हैं? इसी की पूजा भी करते हैं। और ये जो शुक्र होता है ना, ये अरुण और शुक्र, ये क्या करता है? उल्टा घूमता है पृथ्वी के उल्टा घूमता है। चलिए इसका तो उत्तर हो गया ऑप्शन सी। अब हम लोग देखते हैं किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कहा जाता है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि उल्टा घूमता है ना। ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। ये है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? अभी बताया। कौन सा है? शुक्र। कौन सा है? शुक्र। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन सी। चलिए ये है यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? अभी बताया था। कौन सा हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। अगला प्रश्न ये देखिए, आ गया 50वां प्रश्न। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? हम लोग जानते हैं रॉबर्ट पियरे ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट पियरे ने की थी। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि
दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? किसकी? तो हम लोग कहेंगे दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। नाम कहां से शुरू होगा? ए से शुरू होगा। नाम कहां से शुरू होगा? ए से शुरू होगा। तो 50 प्रश्न हो गए समाप्त। आज यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई सुझाव हो तो वो भी दीजिएगा, ठीक है ना। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।